हेलो बच्चों, आज हम क्लास में लेकर के आए जीन पियाजे के बारे में। हमने पिछली क्लास में जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास के बारे में आप लोगों को बताया था, जिसमें उनके जन्म, मृत्यु, उनका निवास स्थान और निवास स्थान के बाद उन्होंने प्रयोग कैसे प्रारंभ किया था, किस चीज पर। हमने बताया था कि जूलॉजी पर, जंतु विज्ञान पर उन्होंने अध्ययन करना प्रारंभ किया था। और यह प्रथमतः दृष्टया जो है अल्फ्रेड बिने के प्रयोगशाला में कार्य करते थे। किसके? अल्फ्रेड बिने, जो बुद्धि के विज्ञान बुद्धि के सिद्धांत को दिए थे, लेकिन वहां नहीं जाना। अल्फ्रेड बिने के सिद्धांतों में प्रयोगशाला में कार्य करते हुए इन्होंने पहली बार वहीं से क्या किया, 1922-23 के समय में जो है किस पर? संज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में कार्य करना प्रारंभ किया। किस पर? संज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में कार्य करना प्रारंभ किया। और प्रथम दृष्टया इन्होंने 3 बच्चों को लेकर के एक्सपेरिमेंट किया। और उस समय 1922-23 के समय में इन्होंने लगभग 400 पुस्तकों का लगभग कितने हैं, लगभग इन्होंने जो है 5 पुस्तकों की रचना की। ठीक, कितनी? 5 पुस्तकों की रचना की, जिसमें मोरल जजमेंट भी एक इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है, नैतिक विकास। लेकिन वहां पुस्तकों की बातें नहीं जा रहे, पुस्तक हम बाद में आपको जो है नोट करवा देंगे एक लाइन में, कहीं भी 5 पुस्तकों का नाम क्या, कौन कौन सी इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं उसको बता देंगे। यहाँ हम जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास में हमने आपको बताया था कि यह एक अंतःक्रियावादी जो है माने जाते हैं। संज्ञानात्मक विकास का सेट कैसे चला था? संज्ञानात्मक विकास मतलब 3 बच्चों पर एक्सपेरिमेंट किए तो पता लगा करके इन्होंने संज्ञानात्मक विकास की, हमने बताया था 2 अवस्थाएं बताई थी। एक अवस्था संगठन बताई थी, दूसरा अनुकूलन बताया था। क्या? संगठन और अनुकूलन को बताया था। संगठन से हमारा तात्पर्य हमने पिछले क्लास में ही आपको बता दिया था, क्या होता है कि सूचनाओं का मस्तिष्क में एकत्रीकरण करना। मतलब संगठन क्या होता है? जो कुछ भी हो उसे एकत्र कर देना। क्या? जैसे यह एक पेन है, हमने दूसरी पेन उठा ली, ठीक है, तीसरी पेन हमने उठा ली, क्या किया हमने? तीसरी पेन। यह क्या? यह पेनों का, या कहा जाए मार्कर का एक संगठित स्वरूप है। क्या है? मार्कर का संगठित स्वरूप है। इसी प्रकार से बालक या बच्चा जो भी होता है वह क्या करता है? वह भाषा का, बुद्धि का अपने मस्तिष्क में क्या करता है? अपने अनुकूल एडाप्ट करता है, अपने में अंदर ले आता है क्षमता, संगठन का ऐसा एकत्रित करता है। वही एकत्रीकरण जो है, ठीक, क्या कहलाता है? संगठन कहलाता है। और अनुकूलन के बारे में हमने क्या बताया था? अनुकूलन मतलब वह प्रक्रिया होती है। क्या? अनुकूलन वह प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने पूर्व ज्ञान का, जिसमें व्यक्ति अपने पूर्व ज्ञान को जो है नवीन ज्ञान के मध्य संबंध स्थापित करता है। मतलब कोई पहले का ज्ञान है, कुछ पहले का सीखा हुआ ज्ञान है, उसको नए ज्ञान में जब हम एडजस्ट, उसके बीच में जब उसको लाते हैं, एडजस्ट करते हैं। जैसे हमारा एक हाथ है, अब हमें इस पे दूसरा हाथ, तो इसके बीच में हम पेन रख करके अपने हाथों को एडजस्ट कर रहे हैं, या क्या है? यही हमारा क्या है? अनुकूलन है। मतलब हम अपने हाथ को कैसे दोनों को, पेन को रखने के बाद भी अनुकूलित कर सकते हैं। ये चीज हमें क्या बतला रहा कि सीखी हुई प्रक्रिया, जो पूर्व ज्ञान में हमने जो कुछ भी सीखा हो उसी चीज को हम नए नवीन ज्ञान के मध्य जो है एडजस्ट जो करते हैं, वही हमारा क्या कहलाता है? अनुकूलन कहलाता है। और अनुकूलन भी क्या होता है? अनुकूलन के भी 2 स्वरूप होते हैं। कितने स्वरूप होते हैं? अनुकूलन के भी 2 स्वरूप होते हैं। एक होता है आत्मसातीकरण। पहला क्या है? पहला हमारा अनुकूलन के 2 स्वरूप है, हमने यहीं पर ला करके वीडियो अंत किया था। हमारा आत्मसातीकरण। अब आत्मसातीकरण की प्रक्रिया क्या होती है? क्या आत्मसातीकरण की प्रक्रिया क्या होती है? कि आत्मसातीकरण की प्रक्रिया में हम बता दिए ना कि आत्म अनुकूलन से ही संबंधित है। तो इसमें अनुकूल करेगा नवीन ज्ञान को पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान, और नवीन ज्ञान को पूर्व ज्ञान से जोड़ने का कार्य करेगा। तो इसमें आत्मसातीकरण की प्रक्रिया में, ठीक, आत्मसातीकरण है, ठीक, हम यहां से लिखते हैं इस प्रक्रिया में, क्या इस प्रक्रिया में बालक नवीन ज्ञान को पूर्व ज्ञान से जोड़ता है। नवीन ज्ञान को पूर्व ज्ञान से जोड़ता है। क्या? अब आत्मसातीकरण में पहला क्या है? इस प्रक्रिया में बालक नवीन ज्ञान को पूर्व ज्ञान से जोड़ता है। दूसरी चीजें इसमें क्या कहा जाता है? दूसरी हम ये कहते हैं कि आत्मसातीकरण, इसमें दूसरी बातें यहीं से लिखते हैं हम, क्या है? इसमें समस्या समाधान, इसमें समस्या समाधान में बालक
समस्या समाधान में बालक पूर्व सीखी गई, क्या बालक पूर्व सीखी गई मानसिक प्रक्रियाओं का सहारा लेता है। मानसिक प्रक्रियाओं का सहारा लेता। किसका? पूर्व सीखी गई मानसिक प्रक्रियाओं का सहारा लेता है। उदाहरण के रूप में हम इसके उदाहरण के रूप में बता सकते हैं आपको। उदाहरण के रूप में यह बताया जा सकता है या कहा जा सकता है कि यह क्या सहारा लेता है? पूर्व सीखी गई। तो जैसे बालक किसी वस्तु को उठा करके मुख में रख लेता है, क्या बालक किसी वस्तु को उठा करके मुख में रख लेता है, तो उससे यह प्रतीत होता है, क्या उससे यह प्रतीत होता है कि यह मानसिक प्रक्रिया के साथ वह संतुलित है। क्या वह संतुलित है? या कहा जाए कि पूर्व सीखी गई योजना जो है वो मानसिक प्रक्रिया के साथ पहले से संबंधित है। अब बच्चा किसी वस्तु को उठा करके जब मुंह में रखता है तो उससे स्पष्ट होता है कि वह चबाने की प्रक्रिया पहले से, या चबाने की प्रक्रिया, चूसने की प्रक्रिया उसमें पहले से ही अवेलेबल थी या रहती थी, उससे वह संबंधित करना जानता था। इसलिए क्या कहा गया? इस प्रक्रिया में बालक नवीन ज्ञान को पूर्व ज्ञान से जोड़ता है। दूसरा, समस्या समाधान में बालक पूर्व सीखी गई मानसिक प्रक्रियाओं का सहारा लेता है कि पहले से सीखी हुई बातें हैं, उसमें कोई भी समस्या उत्पन्न होती है तो हम क्या करते हैं? अपनी मानसिक प्रक्रियाओं का, जो पहले से नवीन ज्ञान को पूर्व ज्ञान से जोड़ता है, ठीक है, पहले से जो हम सीखे हुए हैं उसमें मानसिक प्रक्रियाओं का सहारा ले लेते हैं अगर कोई समस्या समाधान ऐसा बीच में उत्पन्न होती है तब। ठीक, यह क्या होता है? तो यह आत्मसातीकरण की प्रक्रिया कहलाती है। यही दूसरा हम आपको बतला दें, हमारी दूसरी प्रक्रिया क्या है? दूसरा समविशिष्टीकरण है। दूसरा समविशिष्टीकरण की प्रक्रिया है। अब समविशिष्टीकरण की प्रक्रिया क्या होती है? इसमें बालक अपने पूर्व के अनुभवों में परिवर्तन करके नवीन अनुभव के आधार पर अपने ज्ञान को आगे बढ़ाता है। क्या? समविशिष्टीकरण या समायोजन की प्रक्रिया जो मानी जाती है, ठीक है, मतलब बालक इसमें क्या करता है? बालक इसमें अपने पूर्व के अनुभव, जो पहले का अनुभव, यहाँ नवीन ज्ञान को पूर्व ज्ञान से, पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जो जोड़ते हुए समस्या समाधान करना सीखता है। उसके बाद इसमें क्या करता है कि पूर्व के अनुभवों में परिवर्तन करके नवीन अनुभव के आधार पर अपने ज्ञान को आगे बढ़ाता है। मतलब जो पहले का अनुभव है, ठीक है, उसमें क्या करता है? चेंजेस लाता है, परिवर्तित करता है और नवीन ज्ञान में अपने अनुभव के आधार पर उसे आगे, अपने ज्ञान को आगे बढ़ाने का वह कार्य करता है। इसका उदाहरण क्या माना जाता है? जब बालक, ऐसे उदाहरण बताते हैं, लिखने की जरूरत नहीं है, जैसे मोजे बांधना, विद्यालय के लिए बैग को तैयार करना, मतलब बस्ते को तैयार करना, कापी, किताब, कलम, पेन जो भी है उसको रखना, एडजस्ट करना, टिफिन बॉक्स रखना, ये सब क्या है? ये सब जो है समविशिष्टीकरण के उदाहरण माने जाते हैं। इसमें बालक इसमें जो है बालक क्या करता है? या तो एक चीज इसमें भी होता है, अनुभव के आधार पर एक चीज और बता दें आपको, ये तो स्कीमा मिला करके स्कीमा की बात हो गई। और दूसरी बात इसमें क्या कि समविशिष्टीकरण में ही स्कीमा की बात हो जाती है कि जूते बांधना, जूते के फीते बांधना, मोजे पहनना, ड्रेस पहनना, ऐसा आ जाती है। और इसमें बालक क्या होता है कि जैसे कुत्ता और बिल्ली को देख करके, क्या कुत्ता और बिल्ली को देख करके उसमें अंतर करना जान लेना, ठीक है, उसमें समायोजन करना
जान लेना कुत्ता क्या है, बिल्ली क्या होती है, ठीक, वह समविशिष्टीकरण कही जाती है। आगे चलते हैं, आगे आप लोगों को बताते हैं कि अब इतना होने के बाद पियाजे के अनुसार जो माना जाता है वह पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास या बौद्धिक विकास के बारे में, ठीक है, व्यक्ति अपने वातावरण से परस्पर क्या करता है, अपने परस्पर अंतःक्रिया करता है, ठीक है, और उसी अंतःक्रिया पर वह निर्भर रहता है और बालक अपनी 18 वर्ष की आयु में वयस्कों के समान जो है व्यवहार करना सीख जाता है, लगभग सीख जाता है। ऐसा किसका मानना है, ऐसा पियाजे महोदय का मानना है। पियाजे महोदय ने इतना सब कुछ करने के बाद इसमें 2-4 स्टेप्स का माना जाए या कुछ संप्रत्यय माना जाता है कि स्कीम, स्कीमा, समविशिष्टीकरण, ये सब क्या होता है, इसमें आगे ले चलते हैं। कुछ प्रत्यय पियाजे ने कुछ प्रत्यय और दिए हैं, उसमें इन्होंने क्या दिया है, जैसे एक तो दिया है संज्ञानात्मक संरचना। क्या होता है संज्ञानात्मक संरचना, एग्जाम में पूछता नहीं है। दूसरा क्या है, संरक्षण। दूसरा इसमें क्या है, संरक्षण। इसके बाद है मानसिक संक्रिया, मानसिक संक्रिया। अगला क्या है, अगला इसमें है स्कीमा, अगला स्कीमा है। इसके बाद है स्कीम्स, इसके बाद है स्कीम्स। आइए इसके बारे में हम जानते हैं क्या होता है। जैसे संज्ञानात्मक संरचना, क्या संज्ञानात्मक संरचना, ठीक है, संज्ञानात्मक संरचना किसी बालक के संगठन या संगठित मानसिक क्षमताओं के सेट को कहते हैं। क्या संज्ञानात्मक संरचना क्या होता है, बालक का मानसिक संगठन होता है। संज्ञानात्मक संरचना बालक का मानसिक संगठन से मानते हैं, किससे, मानसिक संगठन से माना जाता है, ठीक है। मानसिक संगठन क्या होता है, मानसिक संगठन जो है मानसिक संरचनाओं के सेट को कहते हैं। जो मानसिक संगठन होता है वो मानसिक संरचना के सेट को कहते हैं। जो मानसिक संरचना का सेट होता है, पैटर्न होता है, ठीक है, उसे जो है हम संज्ञानात्मक संरचना कहते हैं। इस चीज को बस ऐसे एग्जाम में कभी भी पूछा नहीं है, हो सकता है भविष्य में पूछ ले, तो इसलिए हमने संज्ञानात्मक संरचना की बातें जो है की हुई है। अगली चीज ये क्या है हमारा, संरक्षण। क्या है, संरक्षण। मतलब पियाजे के सिद्धांत में यह भी एक महत्वपूर्ण सिद्धांत माना जाता है, या पियाजे के संप्रत्यय में महत्वपूर्ण संप्रत्यय होता है। संरक्षण से क्या तात्पर्य हो सकता है, वातावरण में जो परिवर्तन होता है, क्या होता है, जो वातावरण में परिवर्तन या स्थिरता दोनों से होता है। संरक्षण क्या होता है, वातावरण, क्या वातावरण में परिवर्तन, क्या वातावरण में परिवर्तन प्लस स्थिरता, क्या वातावरण में परिवर्तन और स्थिरता दोनों से माना जाता है। क्या संरक्षण क्या होता है, संरक्षण से तात्पर्य इसमें होता है कि संरक्षण वातावरण में परिवर्तन और स्थिरता दोनों से लेते हैं, और दोनों को पहचानने में क्या होता है, पहचानने समझने की क्षमता किसी वस्तु के परिवर्तन, रंग रूप आकार में परिवर्तन को जो है माना जाता है। हम संरक्षण तभी कर सकते हैं जब हम किसी वस्तु का रंग रूप आकार इत्यादि में क्या कर पाते हैं, परिवर्तन करना सीख जाते हैं। उसे हम क्या मानते हैं, उसे वातावरण में परिवर्तन और उसकी स्थिरता को देख करके वस्तु में के आकार प्रकार रंग रूप इत्यादि में परिवर्तन, उस तत्व को परिवर्तन से अलग, जैसे लाल हरा पीला नीला काला, इन रंगों को अलग करना जब सीख जाते हैं तो हमारा क्या माना जाता है, वो हमारा संरक्षण माना जाता है। क्या माना जाता है, वो हमारा संरक्षण माना जाता है। अब अगला क्या है, मानसिक संक्रिया। क्या है, मानसिक संक्रिया।
हम लिख तो नहीं रहे हैं बहुत ज्यादा, टाइपिंग बहुत ज्यादा नहीं कर रहे हैं, लेकिन मुख से बोल रहे हैं कि मानसिक संक्रिया क्या होता है। मानसिक संक्रिया, बालक जो है किसी समस्या के समाधान पर जब चिंतन करता है, क्या बालक जब किसी समस्या के समाधान पर चिंतन करता है तो वह मानसिक संक्रिया समझी जाती है। जैसे कोई समस्या आपके समक्ष उत्पन्न होती है, XYZ पैसे की ही समस्या, आप इलाहाबाद, प्रयागराज में या दिल्ली में कहीं भी आप रह रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, घर से आपको मान लीजिए 5,000 रुपए मंथली मिल जा रहा है। दो पार्टनर में है आप लोगों का मान लीजिए समथिंग, बहुत कम खर्चा हम बताए हैं, आजकल बहुत ज्यादा हो गया है। तो 5,000 में आप रह रहे हैं, 5,000 आपको घर से मिल रहा है। इस 5,000 में 2,500 रुपए जो है क्या किराया निकल जा रहा है, बिजली बिल और किराया निकल जा रहा है। 2,500 आपके खाने पीने में जेब कर, लाइब्रेरी भी न्यू ट्रेंड में चला है, लाइब्रेरी ज्वाइन कर रहे हैं तो मान लीजिए 1,000 रुपए लाइब्रेरी में भी निकल जाएगा। घर पर कहेंगे तो घर वाले सीधा सीधा यही कह देते हैं 95% लोग कि जब रूम लेकर के पढ़ना है, रूम पर रहना, तो वहां पढ़ाई नहीं, लाइब्रेरी क्यों जाएंगे। तो ऐसी बातें बहुत से लोगों के बीच में आती है कि यहाँ से तो घर से आप गए हो, रूम लिए, अब रूम के बाद भी लाइब्रेरी, तो इतना सारा खर्च कहाँ से आएगा। बेरोजगारी का आलम यह है कि बच्चों को मिल नहीं रहे। तो वही चीज हम बता रहे हैं कि जब बालक समस्या के समाधान पर चिंतन करता है, 5,000 रुपया क्या है, मिलना घर से भी एक प्रकार की समस्या है कि इस पे आपका 1 मंथ जो है क्या चल नहीं पाता, घट जाता है, कम पड़ जाता है, एक महीने में 5,000 कम पड़ जाता है। तो वह उस 5,000 को पूर्ण करने के लिए आप जब चिंतन करते हो, उस समस्या को सॉल्व करने के लिए क्या ऐसा करें, पार्ट टाइम हमें कुछ पैसा और अरेंज हो जाए, हमारी पढ़ाई भी न बाधित हो, तो वह क्या मानी जाती है, वही मानसिक संक्रिया मानी जाती है। क्या मानी जाती है, वही चीजें मानसिक संक्रिया मानी जाती है। ठीक, और इसमें क्या होता है, प्याजे के इस सिद्धांत में जो है या इस संप्रत्यय में क्या कि मानसिक संक्रिया चिंतन का प्रमुख साधन है। क्या मानसिक संक्रिया जो है चिंतन का वह प्रमुख साधन माना जाता है। ठीक, इससे संज्ञानात्मक संरचना संक्रिया तथा मानसिक संक्रिया भी कहते हैं। इसे संज्ञानात्मक संरचना, मानसिक संक्रिया, ठीक तथा संक्रिया की भी माना जाता है। अगला क्या है, स्कीम्स को आइए लेते हैं, स्कीमा बाद में, पहले क्या लेते हैं, स्कीम्स। क्या हम लेते हैं, स्कीम्स, मिटा देते हैं, थोड़ा सा स्कीम्स के बारे में बताना है। अगला हमारा क्या है, स्कीम्स। स्कीम्स और स्कीमा, स्कीम्स और स्कीमा, ये दोनों एग्जाम में बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, रिपीटेड बार बार पूछा जाता है। तो स्कीम क्या होता है, आइए हम बताते हैं कि स्कीम मतलब व्यवहारों का वह संगठित पैटर्न होता है। स्कीम क्या होता है, बालक के व्यवहार का या व्यवहारों का संगठित पर्यटन होता है, या एक प्रकार से माना जाए एक परिस्थिति होती है। ठीक, एक स्वरूप होता है, पैटर्न से तात्पर्य यहाँ स्वरूप से ले लीजिए। एक स्कीम व्यवहारों के संगठित स्वरूप को कहते हैं जिसे दोहराया, बार बार दोहराया जा सके। क्या, व्यवहारों का संगठित स्वरूप है जिसे बार बार दोहराया जा सके। ठीक, ये आपको समझ में आए। क्या स्कीम्स क्या है, व्यवहारों का संगठित स्वरूप माना जाता है जिसे बार बार दोहराया जा सकता है या दोहराया जा सके, वह स्कीम है। जैसे अब बालक, उदाहरण के लिए बालक स्कूल जाने के लिए तैयार होता है। क्या, जब बालक स्कूल जाने के लिए, कहा स्कूल के लिए तैयार होता है, क्या तैयार होता है तो वह क्या करता है, जब बालक स्कूल जाने के लिए तैयार होता है तो वह सबसे पहले अपनी रूटीन के अनुसार, स्कूल जाने के लिए अपनी रूटीन के अनुसार, अपने नियमावली के अनुसार क्या करता है, अब कॉपी किताब क्या लेता है, बुक लेता है, कुछ कॉपी या कुछ पुस्तक इस लेता है, पेन लेता है, ठीक, अपने बैग में रखता है। उसके बाद वह क्या करता है, स्कूल ड्रेस भी पहनता है। क्या, स्कूल ड्रेस पहनता है, फिर जूता पहनना, फीते बांधना, ये सब क्या है,
ये सभी संगठित स्वरूप के तहत कार्य किए जाते हैं, इसीलिए इसे स्कीमा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्कीम्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे स्कीम्स कहा जाता है। ठीक, और स्कीम का संबंध किससे है? स्कीम का संबंध जो होता है वह मानसिक संगठन से होता है। किससे होता है? मानसिक। स्कीम का संबंध जो है मानसिक संक्रिया से, स्कीम का संबंध मानसिक संक्रिया से होता है। किससे? स्कीम का जो संबंध है वह किससे है? मानसिक संक्रिया से होता है। कोई चाहे वह कोई भी कार्य हो भाई, हम तो यह कहेंगे कि बिना मानसिक संक्रिया के कार्य का पूर्ण होना संभव नहीं होता है। आप बहुत बलपूर्वक कार्य नहीं किया जाता है, स्थिरता के साथ मस्तिष्क के द्वारा सोच विचार करके कार्य किया जाता है। तो वह स्कीम का जो संबंध माना जाता है वह भी मानसिक संक्रिया ही होती है, मानसिक संरचना ही होती है, जो समय पर बालक के रूटीन के अनुसार कार्य करती है, व्यवहारों को आसानी से जिसमें दोहराया जा सके, बार बार किया जा सके। एक बालक विद्यालय उसका पर डे जाना होता है, और पर डे विद्यालय जाने से पहले वो अपने बैग में कॉपी किताब कलम, ठीक है, टिफिन, जूते पहनना, ड्रेस पहनना, नहाना धोना, ये सब कार्य करता है। यही चीजें हमारी क्या कही जाती है? स्कीम्स कही जाती है। क्या कही जाती है? स्कीम्स कही जाती है। दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज जो है स्कीम्स का मिलता जुलता स्वरूप, स्कीमा। क्या है? स्कीमा। अब स्कीमा क्या है? स्कीमा जो है स्कीम से मिलता है। क्या? स्कीम से मिलता जुलता स्वरूप है। क्या है? स्कीमा स्कीम से मिलता जुलता स्वरूप माना जाता है, परंतु यह क्या है? यह स्कीम के अर्थ से भिन्न है। क्या? स्कीम से भिन्न। किससे भिन्न है? स्कीम से भिन्न है। किससे? स्कीम से भिन्न होता है, अलग होता है। ठीक, स्कीम से अलग होता है, और इसमें अलग होने के साथ क्या होता है? सामान्यीकरण की प्रक्रिया हो पाती है। क्या? सामान्यीकरण की प्रक्रिया। किसकी प्रक्रिया होती है? सही अर्थ में स्कीमा क्या होता है? जिसमें बालक का सामान्यीकरण की प्रक्रिया संभव हो सके, वह क्या कहा जाता है? वह स्कीमा कहा जाता है। यह भी क्या होता है? यह मानसिक संज्ञानात्मक संरचना या मानसिक संरचना से संबंधित होती है। ये तो हुआ हमारा इसके संप्रत्यय से, मतलब जीन पियाजे महोदय ने कुछ जो संप्रत्यय संज्ञानात्मक विकास के संबंध दिए थे वो थे। अब जीन पियाजे ने ठीक संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में जो है कितने सिद्धांतों का प्रतिपादन किया, कितनी अवस्थाएं संज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में कितनी, जीन पियाजे ने जो है संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को देने के लिए कुछ अवस्थाओं को जो है इन्होंने बताया। क्या बताया? कुछ अवस्थाओं को बताया। तो उन कुछ अवस्थाओं को मतलब संज्ञानात्मक विकास का अध्ययन ही करने के लिए 4 अवस्थाएं बता दी, कुछ अवस्थाएं नहीं। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास में संज्ञानात्मक विकास के 4 अवस्था बताए। कितनी अवस्था बताए? 4 अवस्था। किसने बताई? पियाजे ने बताई। किसने बताई? कभी कभी डायरेक्ट पूछ लेता है जीन पियाजे ने कुल कितनी अवस्थाओं का वर्णन किया है? कितने? डायरेक्ट क्वेश्चन, जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाओं का वर्णन किया है? तो सीधी सीधी बात, 4 अवस्थाओं का वर्णन किया है। ठीक, चारों अवस्थाएं कौन कौन सी है? नंबर 1, चारों अवस्थाएं क्या है? संवेदी पेशी अवस्था। क्या? संवेदी पेशी अवस्था। यह अवस्था कब से कब तक होती है? 0 से 2 वर्ष। कहां तक? संवेदी पेशी अवस्था 0 से 2 वर्ष। दूसरी अवस्था क्या है? दूसरी अवस्था प्राक संक्रियात्मक अवस्था। प्राक संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष। कितनी? 2 से 7 वर्ष। तीसरी अवस्था ठोस संक्रियात्मक अवस्था।
ठोस संक्रियात्मक अवस्था। कितने टाइम तक दिया इन्होंने अवस्था बताई? 7 से 12 वर्ष। कितनी देर तक? 7 से 12 वर्ष की अवस्था बतलाई है। चौथी अवस्था इनकी क्या है? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। क्या? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 12 प्लस की अवस्था मानी जाती है। क्या? 12 वर्ष के अधिक जो बालक होते हैं, ठीक, उन पर जो है या इस अवस्था का वर्णन 12 वर्ष से अधिक बालकों के लिए किया हुआ है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। इन चारों अवस्थाओं के मतलब संवेदी पेशी अवस्था, प्राक संक्रियात्मक अवस्था, ठोस संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ये क्या है? संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाओं के बारे में जो है इन्होंने बताया था। इन चारों अवस्थाओं को लेकर के हम आते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग जो है वीडियो को खूब मजेदार तरीके से देखिएगा और अधिक से अधिक शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और हमें जो भी आपको ना समझ में आए कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। थैंक यू।